नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम फोटोन, स्वागत करता हूं आपका आज के टॉपिक में, जिसका नाम है एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रा। हम हाइड्रोजन में और हाइड्रोजन लाइक एटम में इमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, हर एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से। और आपके अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में तो पूछता है। ये चीज़ें थोड़ी बहुत जो आज हम पढ़ेंगे, आपने हल्की फुल्की सी 12th क्लासेस में पढ़ी होंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारे पास एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रा। देखो, सबसे पहले हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को समझते हैं, तभी हमें इमिशन स्पेक्ट्रा आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो, नाम से पता चल रहा है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में कंटिन्यूस लाइट सोर्स होता है हमारे पास। एनर्जी डिस्क्रीट बिल्कुल भी नहीं होती। एनर्जी जो होती है डिस्क्रीट नहीं होती है। इट कैन टेक एनी वैल्यू। अब सपोज करो मेरे पास यहाँ पर कोई एटॉमिक सैंपल है, ठीक है। अब उस एटॉमिक सैंपल पर मैंने कंटिन्यूस लाइट सोर्स डाला, तो ये मेरे पास क्या है, कंटिन्यूस है। इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है। तो इसमें इट कंटेन्स ऑलमोस्ट ऑल वेवलेंथ, सारा कलर आ रहा है इसमें। तो ये मेरे पास एटॉमिक सैंपल है। तो क्या होगा, अब ये जो कंटिन्यूस लाइट सोर्स में से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। कौन कर लेगा? जो ये मेरे पास यहाँ पे सैंपल है ना, इसके एटम्स क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे उसको। अब यहाँ पर जब मैं इसको स्पेक्ट्रोमीटर में एनालाइज करूँगा, तो जो लाइट एब्जॉर्ब की गई है वो मुझे यहाँ नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आप देख सकते हो कि देखो, ये कलरफुल बैकग्राउंड तो मेरे पास है। कंटिन्यूस बैकग्राउंड है या नहीं है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कंटिन्यूस बैकग्राउंड है, लेकिन ये ब्लैक है। यहाँ पे भी ब्लैक है, यहाँ पे भी ब्लैक है, यहाँ पे भी ब्लैक है। ये ब्लैक वाला पोर्शन नहीं मिला मुझे। एक्चुअली में हुआ क्या है, इस वेवलेंथ की लाइट को ना एब्जॉर्ब कर लिया है एटॉमिक सैंपल ने। यहाँ पे भी ब्लैक है, इसको क्या कर लिया, एब्जॉर्प्शन किया है। इसको क्या क्या है, एब्जॉर्प्शन किया। और जो यहाँ पे था, इस कलर की लाइट की वेवलेंथ को भी क्या क्या है, एब्जॉर्ब कर लिया है। तो ये होता है हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एक्चुअली में हमारे पास जो कोई भी एलिमेंट होता है उसमें क्या होते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं। अब सपोज करो ये हमारे पास ये एक एनर्जी लेवल है जिसका एनर्जी 10 यूनिट है। एक एनर्जी लेवल है जिसकी एनर्जी सपोज मान लो ये 8 यूनिट है, ठीक है। अब यदि मैं इसको 14, अब इस एटम को ना मैं 14 जूल एनर्जी दूंगा तो कुछ नहीं होगा। समझ में आया, ठीक है। या मैं इसको एनर्जी तो देखो, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ना, एक्चुअली में उसको इस स्टेट में जाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, 2 यूनिट एनर्जी चाहिए। तो जब उसको 2 यूनिट एनर्जी मिल जाएगा ना, तो वो 2 यूनिट एनर्जी जो मैंने प्रोवाइड किया था वो कहाँ गया, वो एटम ने एब्जॉर्ब कर लिया और वो कहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो वो लाइट वेवलेंथ तो एब्जॉर्ब हो चुकी है, वो ही मुझे यहाँ नहीं मिली। ये हो गया मेरे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। समझ में आया। बात करते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा की, ठीक है। अब देखो, इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है। देखो, इमिशन स्पेक्ट्रम से पहले जो एटॉमिक सैंपल होगा मेरे पास, वो तो एक्साइटेड स्टेट में होगा, है ना। अब देखो, ये इसने क्या क्या है, वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है। अब ये इमिट भी तो करेगा, इमिट एट वंस होता है, ठीक है ना। तो जब भी लाइट को इमिट करेगा हमारे पास, तो यहाँ ध्यान से देखना, ठीक है। अब जो लाइट मेरे पास एब्जॉर्ब हुई थी वही पर्टिकुलर डायरेक्शन, सॉरी, वही क्या हो जाएगी, इमिट होगी। जिस वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब हुई थी ना, उसी की क्या हो जाएगी, इमिट हो जाएगी। अब यहाँ पे जो मेरे पास ये सैंपल था, अभी जब एक्साइटेड स्टेट में था, ये यहाँ पे अनस्टेबल होता है, अपनी उसी स्टेट में आने की कोशिश करेगा, तो फिर से कहाँ आ जाएगा, इसी स्टेट में आ जाएगा। लेकिन इसी स्टेट में तो 8 यूनिट एनर्जी चाहिए होती है, तो 2 यूनिट एनर्जी क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। अब जो ये एनर्जी उसने रिलीज की है, तो इस एनर्जी की क्या होगी, हमारे पास कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी, वही हमें मिल जाएगी। तो जब ये लाइट को इमिट करेगा ना ये सैंपल, ठीक है ना, तो जब ये लाइट को इमिट करेगा तो मुझे क्या मिलेगी, यहाँ पे लाइन मिलेगी, स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेगी। तो आप ये देख सकते हो इमिशन स्पेक्ट्रम में। देखो, इसको ऐसे समझिए, बैकग्राउंड मेरा बिल्कुल ब्लैक है। क्या है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड मेरा बिल्कुल ब्लैक है, क्योंकि जो देखो मेरा सैंपल जो था ना, वो तो एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली लाइट को इमिट कर रहा है। और तो जो लाइट उसने एब्जॉर्ब की होगी वही वो इमिट करेगा।
तो जिस वेवलेंथ की, और यह हो सकता है उससे कम की भी कर सकता है। इसको देखो, मेरे कहने का मतलब देखो ये है, सपोज इस एक्साइटेड स्टेट में हो, पहले कहाँ था, यहाँ था, तो ये तो मेरा एब्जॉर्प्शन हो गया। तो जब इस एक्साइटेड स्टेट में वो ये वेवलेंथ भी रिलीज कर सकता है, ये वेवलेंथ भी इमिट कर सकता है, और ये वेवलेंथ भी वो इमिट कर सकता है। समझ में आई बात? तो इमिशन स्पेक्ट्रम में पर्टिकुलर वेवलेंथ देखो मुझे मिलेंगी। तो ये जो वेवलेंथ देख रहे हो ना, ये मेरे इमिटेड स्पेक्ट्रम की ही है। ठीक है, इन लाइंस को हम स्पेक्ट्रल लाइंस बोलते हैं, और पूरे इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो होपफुली आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी है कि हर एलिमेंट का अपना एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम होता है, उस तो वो जो स्पेक्ट्रम हो गया उसकी विशेषता हो गई। तो हम उस एलिमेंट की ना, यदि हमें यदि कोई अननोन सब्सटेंस, कोई हमें कह दे, कोई सब्सटेंस दे दे और हमें कह दे उसका स्पेक्ट्रम ये है, तो यदि हमें उसका स्पेक्ट्रम की जानकारी है तो हम बता सकते हैं वो एलिमेंट कौन सा होगा। स्टार्स वगैरह में हमें तभी तो पता चलता है कि इसमें हीलियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, क्योंकि हमने उन हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हीलियम वगैरह के स्पेक्ट्रम अर्थ पे एनालाइज किए हुए होते हैं। हमें पता होता है कि किसका स्पेक्ट्रम कैसे आएगा, किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन स्पेक्ट्रा किसका कैसा आएगा। तो यदि वो चीज़ हमें बाहर वाले, जब सन से लाइट आती है, तो जब हम उनसे, या दूसरे स्टार्स से लाइट आती है, तो जब हम उनका स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रोमीटर में एनालाइज करते हैं ना, तभी हम बता पाते हैं कि ये तो बिल्कुल हाइड्रोजन जैसा स्पेक्ट्रम है या कार्बन जैसा स्पेक्ट्रम है, तो इसका मतलब उन स्टार्स में भी हाइड्रोजन, कार्बन वगैरह हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है देखो, ओरिजिन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अब देखो इसको थोड़ा हम डिटेल में करेंगे, पूरा मैथमेटिक्स होगा अब हमारे पास। यही तो हमने अभी थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ी हैं। पिछली क्लासेस में हमने एनर्जी इक्वेशन पढ़ी थी, क्या होती है हमारे पास, -r इन्फिनिटी जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर एच सी, या हम इसको क्या लिखते हैं, -13.6 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, ऐसे भी लिखते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं इस चीज़ को लिखने के लिए। नेगेटिव साइन हम जानते हैं, नेगेटिव साइन डिटरमाइन करता है कि हमारे पास जो वो बताता है कि इलेक्ट्रॉन बाउंड स्टेट में है, किस स्टेट में है, बाउंड स्टेट में है। तो ये सपोज मेरे पास इनिशियल स्टेट है कोई, और ये मेरे पास सपोज कोई फाइनल स्टेट है यहाँ पे। तो इस स्टेट से इसी स्टेट में क्या आ रहा है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, तो कितना एनर्जी रिलीज करेगा, एच म्यू एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है ना, तो ई आई माइनस ई एफ, तो हम देखो एच नीचे चला गया, प्लैंक्स कांस्टेंट। अब जो है एनर्जी का वैल्यू हम ये इक्वेशन फर्स्ट से सीधा उठा के यहाँ रख देंगे। आर इन्फिनिटी देखो कॉमन आ जाएगा, जेड स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, नीचे एक एच है, ये एच से कट जाएगा, सी कॉमन आ जाएगा, तो एन स्क्वायर है ना, तो 1 में एन स्क्वायर एफ माइनस 1 में एन आई स्क्वायर आ गया हमारे पास सीधा। तो जो मेरे पास लाइट है, और लाइट का जो स्पीड है ना, सी सीधा नीचे चला गया, आर इन्फिनिटी जेड स्क्वायर 1 में एन स्क्वायर एफ माइनस 1 में एन स्क्वायर आई हो गया। अब ये तो हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या था, फ्रीक्वेंसी इंटू में वेव लेंथ होता है। और वेव नंबर क्या होता है, 1/λ होता है। वेव नंबर क्या होता है हमारे पास, 1/λ, इनवर्स ऑफ वेव लेंथ ही होता है 1/λ। तो वेव नंबर यदि हम निकालें तो वेव नंबर क्या होगा, 1/λ होता है। और लैम्डा को हम देखो यहाँ से निकलेंगे, म्यू अपॉन में सी होगा। अब देखो म्यू अपॉन में सी हम ये एग्जैक्टली इस चीज़ को उठा के यहाँ पे रख सकते हैं, तो ये लिख दिया। यही हमारे, इसी को हम रिडरबर्ग फॉर्मूला फॉर द इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, यही इमिशन स्पेक्ट्रम है। हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, या हाइड्रोजन के लिए कहेंगे, जेड का वैल्यू 1 रख देंगे। हीलियम के लिए कहेंगे जिसमें एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, क्योंकि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो क्या बन गया, हाइड्रोजन जैसे बन गया, क्योंकि हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो हीलियम के लिए लिखेंगे तो जेड का वैल्यू 2 लिख देंगे। समझ में आ गई बात। आर इन्फिनिटी देखो हमने पिछली क्लासेस में बताया था, क्या होता है, m⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब अपॉन में c है। वैल्यू कितना होता है इसका, 1.0973 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स। ये रिडरबर्ग की वैल्यू है, रिडरबर्ग कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना, ये नोट क्या लिखा हुआ है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को।
देखो द नॉर्मल स्टेट ऑफ द एटम इन द स्टेट इन विच द इलेक्ट्रॉन हैज द लोएस्ट एनर्जी, सभी जानते हैं एटम का जो कोई भी एटम होता है ना उसका जो लोएस्ट एनर्जी स्टेट क्या होता है, n=1 होगा, नॉर्मल स्टेट वही है। व्हेन द एटम रिसीव्स एनर्जी, जब एटम को एनर्जी रिसीव करेगा तो जो लोएस्ट स्टेट में इलेक्ट्रॉन है तो एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा और वो हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, अब कॉमन टेंडेंसी देखो यही होती है कि वो अपनी उसी स्टेट में रहने की कोशिश में करेगा जिस स्टेट में वो पहले था। ठीक है ना, तो वो अब उसी स्टेट में आने के लिए क्या करेगा, जो एनर्जी उसने ली थी वो रिलीज करेगा, तो एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो दिस इज एक्म्प्लाइंड बाय सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन विच द इलेक्ट्रॉन ड्रॉप्स द स्टेट ऑफ सक्सेसिव लोअर एनर्जी फाइनली रीचिंग द ग्राउंड स्टेट। वही चीज़ें मैंने बताया। तो जब वो अपनी स्टेट में आने की कोशिश करेगा ना तो वो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। तो वो सपोज मेरे पास देखो क्या है, ये है, अब वो हायर स्टेट में यहाँ पे इनिशियली ऐसे गया तो एब्जॉर्प्शन तो हो गया, तो वो जब आएगा ना तो वो लोअर स्टेट में इसमें भी आ सकता है, वो ट्रांजिशन इसमें भी कर सकता है, तो वो ट्रांजिशन इसमें भी कर सकता है। समझ में आ गई बात? तो कहने की बात ये, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब बात करते हैं, अब देखो हाइड्रोजन एटम के लिए हमारे पास जेड का वैल्यू कितना होता है, हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू हमारे पास कितना हो गया, 1 हो गया। तो वेव नंबर हमारे पास कितना आ गया, 1 में लैम्डा आर इन्फिनिटी 1/n², f माइनस 1/n² आर इन्फिनिटी। देखो पिछली क्लासेस में हमने बताया था इन्फिनिटी इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम न्यूक्लियस को हैवी मान के चल रहे हैं, है ना, वो मोशन में नहीं है। कोई डाउट है? अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन के बारे में। अब हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम हम पढ़ेंगे तो जेड का वैल्यू तो 1 हो गया। ठीक है, तो हाइड्रोजन की 5 स्पेक्ट्रल लाइंस जो ओरिजिनेट होती है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कैसे ओरिजिनेट होती है, उस चीज़ को डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले डायग्राम को ध्यान से देखो। अब देखो ये मेरा एनर्जी लेवल है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7 इस तरीके से है। देखो ये डायग्राम अच्छे तरीके से नहीं बनाया गया है लेकिन समझने के लिए पर्याप्त है। एक तरीके से डिटेल्ड डायग्राम मैंने खुद बनाया है हाथों से, उसको ध्यान से समझना। अब देखो पहले इस चीज़ को देख लो। देखो इमिशन पढ़ रहे हैं ना, तो इमिशन कब होगा, जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन आएगा तभी वो लाइट इमिट करेगा। जब देखो लाइमन सीरीज क्या होती है, ये वो सीरीज नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि लाइन जो स्पेक्ट्रल लाइन से निकलेंगी बहुत सारी। देखो पहली स्टेट में यदि n=2 से आए, n=3 से आ सकता है, n=4 से आ सकता है, n=5 से आ सकता है। बाल्मर सीरीज में देखो क्या होता है, सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, कहाँ से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से, 5 से, 6 से, आगे से आ सकता है, अपर से। पश्चिम सीरीज में क्या होता है, थर्ड लेवल में इलेक्ट्रॉन आना चाहिए अपर उससे। तो इसी तरीके से ब्रैकेट सीरीज होता है, पफंड सीरीज हमारे पास होता है। ठीक है, ये जो सीरीज होता है ये हमारे पास अल्ट्रावायलेट रीजन में मिलता है। किस में मिलता है, अल्ट्रावायलेट। बाल्मर सीरीज जो होता है ये विजिबल रीजन में आती है हमारे पास। किस में आती है, विजिबल रीजन में। और ये जो बाकी तीनों की तीनों है ये हमारे पास इंफ्रारेड रीजन में होती है। किस में होती है, इंफ्रारेड रीजन में होता है। इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है, पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, अब एक एक करके डिटेल में स्टडी करते हैं। देखो लाइमन सीरीज हमारे पास क्या होगी, पहली सेल में इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, तो देखो एन फाइनल क्या हो गया मेरे पास, 1² होगा। आना कहाँ से चाहिए, देखो 2 से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 सेल से आ सकता है। ये मैं बता दिया अल्ट्रावायलेट रीजन में हो गया। तो ये फॉर्मूला आपको विशेषकर ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अब देखो वेवलेंथ मिनिमम कब होगी हमारे पास, वेवलेंथ मिनिमम तब होगी जब एन का वैल्यू क्या हो जाए, इनिशियल क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए। इन्फिनिटी कहने का मतलब है, देखो अब ध्यान से देखना, यदि बहुत दूर से मेरे पास ट्रांजिशन हो रहा है तो देखो एनर्जी गैप कितना ज़्यादा हो गया, नहीं होगा। और हम जानते हैं देखो एनर्जी होती क्या है हमारे पास, E=hc/λ, ये तो होती है, एच म्यू होता है ना, μ=c/λ। अब देखो एनर्जी गैप कितना ज़्यादा हो गया, तो एनर्जी गैप ज़्यादा हो गया तो वेवलेंथ क्या होगी हमारे पास, कम। तो वेवलेंथ कम कब आएगी, जब एनर्जी गैप ज़्यादा होगा। और एनर्जी गैप ज़्यादा तब होगा जब ऑलमोस्ट मेरे पास इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, बहुत ज़्यादा इन्फिनाइट से आना चाहिए, कंटिन्यूस स्टेट से आना चाहिए, एक तरीके से हम बात करें तो। ठीक है, तो इस तरीके से लैम्डा मिनिमम हम निकाल सकते हैं, इन्फिनिटी रख देंगे, 1/∞ है, 0 हो जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू लैम्डा मिनिमम आ जाएगा। मैक्सिमम कब आना चाहिए लाइमन सीरीज में,
अब देख सकते हो मैक्सिमम वैल्यू, देखो ये एनर्जी गैप सबसे कम है ना, और ये कम है तो लैम्डा क्या आ जाएगा, ज़्यादा आएगा। तो लाइमन सीरीज में मैक्सिमम वेवलेंथ कब आएगी, जब n इज इक्वल टू 2 से इलेक्ट्रॉन आए। तो देखा 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो ये हमने यहाँ पे निकाल लिया, तो L मैक्सिमम की हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, बात करते हैं बाल्मर सीरीज की। अब देखो बाल्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉन जो होता है ना दूसरी सेल में आना चाहिए। कहाँ से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, 6 से आ सकता है। तो इनिशियल वैल्यू ये कितना हो सकता है, 3 4 5, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ सकता है। ये मेरे पास क्या विजिबल रीजन है। सेम उसी तरीके से मिनिमम निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, Ni हमारे पास इनफाइनाइट हो जाएगा, और मैक्सिमम चाहिए तो थर्ड सेल से आना चाहिए, सेकंड में आना चाहिए ना बाल्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो कहाँ से आ सकता है, 3 से, तो 3 के मिनिमम आ जाएगा हमारे मैक्सिमम वेवलेंथ आ जाएगी। तो लाइमन सीरीज के बाद बाल्मर सीरीज हो गया, बाल्मर सीरीज के बाद हमारे पास क्या है, पाश्चन सीरीज है। ठीक है, अब देखो एक बात और मैं आपको यहाँ पे बता दूं, चलो आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, पाश्चन सीरीज में देखो क्या होगा, n की वैल्यू 3 होगी, फाइनल 3 में आना चाहिए इलेक्ट्रॉन। अब 3 में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ सकता है, 4 से, 5 से, 6 से। तो ये हमने पढ़ी था कि मैंने आपको बताया था इंफ्रारेड रीजन में लाई करता है, तो इसका ध्यान रखना। फिर वही सेम केस, मिनिमम के लिए इनफाइनाइट हो जाएगा, मैक्सिमम के लिए कहाँ से आ सकता है, 4 से आ सकता है। 3 में आ सकता है ना इलेक्ट्रॉन, तो कहाँ से आएगा, 4 से, उस वही तो मिनिमम एनर्जी होगी वहाँ पे, और मैक्सिमम वेवलेंथ आ जाएगी उस केस में। पाश्चन सीरीज के बाद हमारे पास होता है ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज में भी देखो क्या है, 4th सेल में इलेक्ट्रॉन आएगा। अब कहाँ से आ सकता है, 5 से, 6 से, 7 से, यहीं से आ सकता है। और सेम ये मिनिमम और मैक्सिमम की कंडीशन सेम है हमारे पास। ठीक है ना, पफंड सीरीज में देखो क्या है, पफंड सीरीज में हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो 5th सेल में आएगा। 5th सेल में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ सकता है, 6 से, 7 से, 8 से, 9 सेल से, देन 10th सेल से, आगे से इनफाइनाइट तक जाएगा। ये फार इंफ्रारेड रीजन में हमारे पास होता है। तो ये मिनिमम वेवलेंथ के लिए इन्फिनिटी है, मैक्सिमम के लिए 6th, क्योंकि 5th में इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो 5th में कहाँ से आएगा, 6 से आ सकता है। उस केस में मैक्सिमम एनर्जी, वो मिनिमम एनर्जी होगा, मैक्सिमम वेवलेंथ होगा। ठीक है, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आसानी से बच्चों को समझ में आता नहीं है, पता नहीं क्यों, पर देखो ध्यान से समझना, मैं समझाने की कोशिश करूँगा। अब देखो मैंने एक डिटेल्ड डायग्राम बनाया है, ठीक है ना, आप इधर उधर देखोगे कहीं भी डिटेल्डली नहीं बनाया गया, बस ऐसे ही स्पेक्ट्रल लाइन बना के छोड़ दिया। अब ध्यान से देखना, तो कि मेरे पास n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5। अब यदि अब गौर से देखो ना, ध्यान से देखना, देखो पहले सेल का एनर्जी कितना, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे का -3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस, देखो एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो ये -3 ज़्यादा होता है -13 से, तो एनर्जी क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये बात ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान रखना है, एनर्जी गैप ऊपर की तरफ जब हम ट्रेवल करेंगे तो क्या होगा, एनर्जी गैप कम हो रहा है। एनर्जी गैप क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन देखो छोटे से छोटा क्वेश्चन पूछता है, वो पूछेगा जब एन का वैल्यू इंक्रीज होगा तो एनर्जी गैप पे क्या फ़र्क पड़ता है। एनर्जी गैप क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ता है, एनर्जी इंक्रीज होने लगती है। इन्हीं दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान देना, एनर्जी गैप कम हो रहा है और एनर्जी बढ़ रही है। तो एक ऐसा वक्त आएगा एनर्जी जीरो हो जाएगी, फिर जीरो के ऊपर क्या आएगी, पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। आपने नेगेटिव एनर्जी तक ही पढ़ा है, हम पॉजिटिव एनर्जी के भी केसेस लेंगे। जब पॉजिटिव एनर्जी हो जाएगी तो तब क्या होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ध्यान से देखना, अब देखो एन इन्फिनिटी में क्या होगा, एन का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये मेरे पास एनर्जी क्या हो जाएगी, देखो एनर्जी के गैप क्या हो जाएंगे, बहुत ही कम हो जाएंगे। और जब एनर्जी के गैप इतने ज़्यादा कम हो जाएंगे कि एक गैप दूसरे पे कोइंसाइड कर जाएगा, तो डिस्क्रीट तो रहेंगी नहीं स्टेट। जैसे एक ही स्टेट है, एक ही स्टेट है, अलग अलग है, डिस्क्रीट है। यदि ये एक दूसरे के इतने पास आ जाएं तो अब ये क्या क्वांटाइज्ड है, लेकिन एन की वैल्यू इनफाइनाइट जब हो जाएगी तो तब क्वांटाइज्ड स्टेट्स नहीं रहेंगी, क्या हो जाएंगी, अनक्वांटाइज्ड स्टेट्स हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रीट वैल्यूज है, वहाँ पे एन इनफाइनाइट से बाद में ना
इसको सीरीज लिमिट बोलते हैं, यहाँ तक लिमिट हो जाता है। तो सीरीज लिमिट के बाद में कंटिन्यूम आ जाता है, कंटिन्यूस एनर्जी स्टेट हो सकती है। इलेक्ट्रॉन कैन हैव एनी एनर्जी। अब जैसे यहाँ पे तो सिर्फ इस सेल में रहेगा तो इतना ही एनर्जी ले सकता है, N2 में रहेगा तो इतना ही एनर्जी ले सकता है, इनके बीच का एनर्जी वो ले नहीं सकता क्योंकि यहाँ है ही नहीं, लेकिन वहाँ पे सारा एनर्जी पॉसिबल है। ठीक है, तो n इज इक्वल टू इनफाइनाइट के बाद क्या होता है, मेरे पास अनक्वांटाइज्ड स्टेट्स होता है, कंटिन्यूम होता है। तो इस बात का ध्यान रखना। दूसरी बात देखो जो ध्यान देने वाली बात है, जो अनक्वांटाइज्ड स्टेट से ट्रांजिशन होते हैं ना, हम उनको डैश डैश से दिखाते हैं। ये देख रहे हो डैश, तो देखो ये अनक्वांटाइज्ड स्टेट से ट्रांजिशन दिखाया, फिर उससे मैंने कम स्टेट ली, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर देख सकते हो आप ये चीज़ आ गई मेरे पास। ठीक है ना। अब विशेषकर ध्यान देने वाली बात है, देखो पहली लाइन को हम अल्फा बोलते हैं, बीटा बोलते हैं, गामा बोलते हैं, ये सिग्मा हो जाती है मेरे पास। ठीक है ना, ये क्या हो जाती है मेरे पास, सिग्मा हो जाती है। अब देखो ये जो मैंने डार्क डार्क बना रखा है ना, ये जानबूझ के ऐसा बनाया। अब एक बात और ध्यान रखना, स्पेक्ट्रल लाइन की जो डिस्टेंस है ना, वो क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइन की डिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है। जैसे जैसे एनर्जी गैप देखो ये बढ़ रहा है ना, देखो जब हम सीरीज लिमिट की तरफ जा रहे हैं, सीरीज लिमिट कहने का मतलब है अनक्वांटाइज्ड स्टेट से ट्रांजिशन होना। तो ये भी बात तुम्हें ध्यान रखनी है कि मेरे पास जो इंटेंसिटी है स्पेक्ट्रल लाइंस की वो क्या होती है, कम होती है, और गैप भी कम होता है। ये एक दिन से पिक्चर दिमाग में तुम्हें बना लेनी है। ठीक है, अब देखो ध्यान देने वाली बात, देखो ये क्या है, E इज इक्वल टू मेरे पास क्या होता है, H म्यू अपोन में लैम्डा ही तो होता है, और लैम्डा का रेसिप्रोकल कर दोगे यदि तुम, तो तुम्हें क्या मिलेगा, वेव नंबर मिलेगा। तो समझ में आया, तो वेव नंबर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एनर्जी के, और वेव लेंथ क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई एनर्जी की एक तरीके से। ठीक है, बाल्मर सीरीज देखो, ये मैंने बाल्मर सीरीज बनाई है, सेम चीज़ देखो इसका इंटेंसिटी ज़्यादा, फिर इसका इंटेंसिटी कम, फिर इस वाली लाइन का इंटेंसिटी कम, फिर इस वाली लाइन का इंटेंसिटी कम, फिर कम और कम और कम और कम, और ये धीरे धीरे इंटेंसिटी क्या हो जाता है, कम। अब ये देखो, अब ये गैप देख रहे हो ना, बिल्कुल कम हो रहा है, इतना कम हो जाएगा कि एक दूसरे पे मिल जाएंगी, तो कंटिन्यूस स्टेट आ गई ना, डिस्क्रीट लाइन्स नहीं मिल रही अब हमें, कंटिन्यूस स्टेट आ गई। तो इन्फिनिटी से जब ट्रांजिशन होता है ना, तो ऑलमोस्ट ना कंटिन्यूस स्टेट्स आने लगती है, अनक्वांटाइज्ड स्टेट से ट्रांजिशन हुआ होता है। ठीक है, अब एक बात और है, देखो यहाँ पे एनर्जी गैप ज़्यादा है ना, तो ऐसे ट्रैवल करने पे एनर्जी जो वेव नंबर बढ़ रहा है और वेव लेंथ कम हो रही है, क्योंकि देखो एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना वेव नंबर हमारे पास। ठीक है, तो ऐसे चलने पे वेव नंबर बढ़ रहा है। तो ध्यान में ये रखना है कि वेव नंबर के इंक्रीज होने से स्पेक्ट्रल लाइन का गैप भी घटता है, उनकी इंटेंसिटी भी घटती है। ठीक है, ये देखो वेव नंबर इंक्रीज हो रहा है इस साइड, और वेव लेंथ तो घटेगी। ठीक है ना, ये इंटेंसिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना, इंटेंसिटी भी क्या हो रही है, ठीक है ना, इंटेंसिटी आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है, ये क्या होगी, लिख देता हूँ मैं, डिक्रीज होगी। ठीक है, और गैप भी गैप एंड इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या होगा, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंस द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एनर्जी लेवल्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस, ये चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये मैंने बता दिया है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमने क्या बोर ने ना, बोर थ्योरी हम पढ़ रहे थे, तो बोर में उसने बताया स्पेक्ट्रल लाइन्स ओरिजिनेट कैसे होती है, उसने बताया सारी चीज़ें हमें कि ट्रांजिशंस होता है इस डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के बीच में, और फिर जब लाइट इमिट होती है उनकी वजह से स्पेक्ट्रल लाइन्स जनरेट होती है, वो तो उसने बताया। अब एक बात इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनना, एक्चुअली में ना बोर थ्योरी से पहले बाल्मर सीरीज़ के बारे में पता था। अब पहले क्या देखा गया कि जब
एटम्स एक्साइटेड स्टेट में थे तो देखा कि स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही हैं। अब वो स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, इसके बारे में कुछ नहीं पता था। तो जब बोर ने अपनी थ्योरी दी तो तब समझ में आया कि बाल्मर लाइन क्यों जनरेट हो रही है। तो बाल्मर लाइंस कब निकलती है, जब सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन आता है, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स्थ से, सेवन्थ सेल से, तब हमारे पास बाल्मर लाइन जनरेट होती है। ये बात बता दी बोर ने, ठीक है। दूसरी, लाइमन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पफंड सीरीज के बारे में, ठीक है ना। इस थ्योरी ने, बोर्स थ्योरी ने भी प्रेडिक्ट कर दिया, क्योंकि जब उसने थ्योरी दी थी तो इन सीरीज के बारे में नहीं पता था। अब उसने तो बताया कि ऐसे ऐसे ट्रांजिशन होते हैं, तो फर्स्ट सेल में भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, दूसरी से, तीसरी से, चौथी से, पांचवी सेल से, ऐसे ऐसे आ सकता है, तो उसको लाइमन सीरीज कहेंगे। लेकिन ये बाद में एक्सपेरिमेंटली हमें प्रूव पता चला, ठीक है। तो एक तरीके से बोर थ्योरी की सक्सेस ही थी कि उसने एक तरीके से क्या कर दिया, एक्सपेरिमेंटली प्रिडिक्ट, वो थ्योरेटिकली प्रिडिक्ट किया। लाइमन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पफंड सीरीज को थ्योरेटिकली क्या किया, प्रिडिक्ट किया। और एक्सपेरिमेंटली कब पता चला हमें इनके बारे में, 1912 में, 1922 में और 1924 में। तो ये सक्सेस थी बोर थ्योरी की, ठीक है। लिमिटेशंस भी हम पढ़ेंगे इसकी कल के लेक्चर में, मोस्ट प्रोबेबली, या परसों के। आगे चलते हैं। अब हमारा देखो क्या है, अनक्वांटाइज्ड स्टेट्स एंड कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। अब देखो, इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन अ कंटिन्यूस बैंड इज ऑब्जर्व्ड स्टार्टिंग एट द सीरीज लिमिट। सीरीज लिमिट के स्टार्टिंग में कंटिन्यूस बैंड स्टार्ट हमें मिलने लगता है, ठीक है ना, हायर वेव नंबर पर। अब ये कैसे, अब देखो मैंने क्या बताया था, यही तो है हमारे पास सीरीज लिमिट। देखो यहाँ लिमिट हो जाता है ना, इन्फाइनाइट से ये चीज़ आ रहा है, तो ये क्या सीरीज लिमिट है। सीरीज देखो, ये सीरीज चल रही है, स्पेक्ट्रल लाइंस की सीरीज ही तो है, लेकिन यहाँ में से बाद में कोई सीरीज नहीं मिल रही है, कंटिन्यूस हो जाएगा, इतना गैप कम हो जाएगा कि वो मर्ज कर जाएंगी स्पेक्ट्रल लाइन से एक दूसरे में, तो हमें कंटिन्यूस गैप मिलेगा, ये डिस्क्रीट नहीं मिलेगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये चीज़ें कंटिन्यूस बैंड हमें मिलता है, इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या मिलता है, कंटिन्यूस बैंड मिलता है। कहाँ मिलता है, हाई वेव नंबर पे मिलता है, ये हम शॉर्टर वेवलेंथ पे कह सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो होता क्या है, क्यों होता है, देखो, दिस कंटिन्यूम इज एक्सप्लेन्ड एज ड्यू टू अनक्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स। अनक्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स होते हैं, मैंने बताया था अनक्वांटाइज्ड, क्योंकि एनर्जी गैप इतना कम हो जाता है, इतना कम एनर्जी गैप हो जाता है कि एनर्जी गैप ऑलमोस्ट मर्ज हो जाएंगे, कंटिन्यूस दिखाई देगा, डिस्क्रीट नहीं दिखाई देगा, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि देखो, बोर ने तो ये चीज़ें बता दी हमें, है ना, उसने तो कहा था कि सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है। अब अनक्वांटाइज्ड स्टेट्स में तो एनर्जी देखो पॉजिटिव होती है, मैंने अभी ऊपर बताया था कि एनर्जी क्या होने लगती है, धीरे धीरे बढ़ने लगती है ना, फिर जीरो होती है, फिर जीरो से ज़्यादा होने लगती है, पॉजिटिव में पहुंच जाती है। तो पॉजिटिव में एनर्जी तो हाइपरबोलिक ऑर्बिट्स में पॉसिबल होती है, किसमें पॉसिबल होती है, हाइपरबोलिक ऑर्बिट्स में। यदि कोई पार्टिकल किसी सेंटर के चारों तरफ हाइपरबोलिक मोशन करता है तो उसकी एनर्जी पॉजिटिव होती है, ठीक है। यदि सर्कुलर, क्योंकि देखो नेगेटिव एनर्जी कब आएगी, जब सिस्टम बाउंड होगा, क्या होगा, सिस्टम बाउंड होगा, ठीक है ना। तो ये तो क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हमें ये कहता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ना न्यूक्लियस के चारों तरफ हाइपरबोलिक ऑब्जेक्टिव ऑर्बिट में, तो उसका पॉजिटिव एनर्जी होगा। और सिंस द ऑर्बिट्स आर अनक्वांटाइज्ड, अब देखो, अब ऑर्बिट्स तो अनक्वांटाइज्ड है, तो सारा पॉसिबल वैल्यू एनर्जी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एनर्जीज आर पॉसिबल, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास यहाँ पे मैंने बनाया, देखो ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अब इलेक्ट्रॉन का देखो ऐसे ट्रैवल करेगा, हाइपरबोलिक ऑर्बिट्स में ट्रैवल करेगा ये, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आया मेरे पास न्यूक्लियस से, सो ये मोशन कर रहा है और ये निकल गया, जिसका वेलोसिटी क्या है, v है, ठीक है। इस चीज़ को आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो ये तो मेरे पास क्या है, क्वांटाइज्ड स्टेट्स हैं, और ये मेरे पास यहाँ क्या था, n जो था n टेंड्स टू क्या हो गया था मेरे पास, इन्फिनिटी, और उससे ऊपर क्या हो गया, अनक्वांटाइज्ड स्टेट्स हो गए, एनर्जी गैप बहुत कम है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो अनक्वांटाइज्ड स्टेट्स में कंटिन्यूस बैंड मिलता है, और वो तभी पॉसिबल है क्लासिकली जब इलेक्ट्रॉन्स हाइपरबोलिक ऑर्बिट में मोशन करेगा, किसमें मोशन करेगा, हाइपरबोलिक ऑर्बिट में मोशन करेगा। तो एनर्जी इन अनक्वांटाइज्ड स्टेट्स क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब अनक्वांटाइज्ड स्टेट में है, तो यानी न्यूक्लियस से तो बहुत ज़्यादा दूर है,
तो मान लो उसका वेलोसिटी कितना है, v है, और उसका डिस्टेंस कितना है न्यूक्लियस से, r है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, -ZE²/4πε0r। ये उसका क्या हो जाएगा, अनक्वांटाइज्ड स्टेट्स में काइनेटिक टोटल एनर्जी हो गया। यदि क्वांटाइज्ड ऑर्बिट में बात करें, इन ऑर्बिट में बात करें, तो उसका एनर्जी कितना होगा, ये होगा, ये हमने प्रूव भी किया था बोर थ्योरी से, -m⁴ 8h²ε0² ठीक है। हाइड्रोजन के लिए निकालेंगे तो जेड का वैल्यू 1 रख देंगे। देखो जो ये मैं करा रहा हूँ ना, ये मुझे नहीं लगता आपको किसी किताब में मिले, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। इसको मैंने इस तरीके से फ्रेम किया है, ठीक है। तो ध्यान से सुनोगे तो कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा आप लोगों को। दूसरा बात, अब देखो मैं बार बार ये नहीं कहूँगा कि लाइक करो, ये करो, शेयर करो, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा ना अजीब सी लगती हैं, ठीक है ना, मुझे ठीक नहीं लगता है चीज़ें। तो आप लोगों को यदि लग रहा है कि कुछ गेन क्या है, ज्ञान लिया है, तो डेफिनेटली लाइक करो यार, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे एनर्जी मेरे पास ज़्यादा है, तो कुछ एनर्जी उसने रिलीज कर दिया hν की फॉर्म में, और वो क्वांटाइज्ड स्टेट्स में आ गया। तो एनर्जी क्या होगी इमिटेड रेडिएशन की, hν होगी। तो देखो यहाँ कितना एनर्जी है, ये है, ठीक है, समझ में। अच्छा, और क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स में कितना एनर्जी है, ये है। तो देखो इस एनर्जी में से इसको मैं घटा दूंगा ना, ऐसे तो करते हैं हम। तो एनर्जी ऑफ इमिटेड रेडिएशन हमारे पास कितना आ गया, hν, कितना होगा, एनर्जी ऑफ अनक्वांटाइज्ड स्टेट्स माइनस एनर्जी ऑफ क्वांटाइज्ड स्टेट। तो एनर्जी ऑफ अनक्वांटाइज्ड स्टेट लिख लिया मैंने, ये माइनस यहाँ ऑलरेडी है, एक माइनस यहाँ था, तो ये प्लस हो गया। तो मेरे पास देखो ये आ गया, ठीक है। अब देखो स्वाभाविक सी बात है, देखो ये पहले एनर्जी हम निकालते थे, अब इसमें कुछ ऐड हो रहा है। देखो फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकाल लेंगे, h आ जाएगा ना नीचे, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, उन फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है जो ट्रांजिशन क्वांटाइज्ड स्टेट्स के बीच में होते हैं, ठीक है। अब ये फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। अब हमने देखा था फ्रीक्वेंसी क्या, एक तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने का मतलब क्या, वेव नंबर ज़्यादा है, तो सीरीज लिमिट के बियॉन्ड हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हमें मिलता है। और ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के ट्रांजिशंस क्या होते हैं, हम एरो से शो करते हैं, डैश 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 लगा के शो करते हैं, ठीक है ना। तो विच इज़ अबव द एनर्जी लेवल n इज इक्वल टू इन्फिनिटी एंड एंडिंग ऑन एनी क्वांटाइज्ड लेवल। ये कहाँ से, इनफाइनाइट स्टेट से स्टार्ट होते हैं कंटिन्यूम के, और क्वांटाइज्ड स्टेट्स पे आते हैं। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आप देख सकते हो, देखो ये बिल्कुल कंटिन्यूस है, इसमें कोई लाइन नहीं है मेरे पास, है क्या कोई लाइन, ये जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मैंने बनाया ना, कोई लाइन इसमें नहीं है। सारा स्पेक्ट्रल लाइन्स आप देख, वो सारा एनर्जी देख सकते हो, हर एक ग्रीन का थोड़ा उससे कम, थोड़ा उससे, ऑलमोस्ट सारा मिल रहा है, इतना ज़्यादा मेरे पास यहाँ पे है। एब्जॉर्प्शन में देखो क्या है, अब देखो ये कंटिन्यूस लाइट है ना, यदि तुम इसको किसी, हमने भी ऊपर पढ़ा था, कंटिन्यूस लाइट सोर्स को हम जब किसी एटॉमिक सैंपल से पास कराएंगे तो वो एनर्जी को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो वो उसने एब्जॉर्ब कर ली, फिर वो जब हम उसको स्पेक्ट्रोमीटर में देखेंगे वो हमें मिलेगी नहीं वहाँ पे, ठीक है ना, तो वो डार्क हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये चीज़ें हैं। तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी हो गया, इमिशन स्पेक्ट्रम भी हम कर चुके हैं। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे क्या हो गया, ख़त्म, ठीक है। तो कल मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, धन्यवाद।